गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भारत धिंगरा आज लेके आया हूँ क्लास 10th का 6th लेसन केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। ये जो लेसन है इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इस केमिकल जो आपकी रिएक्शंस हैं उनकी जो केमिकल इक्वेशन है उनकी लिमिटेशंस हैं, इन पर आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे बात करूंगा और लास्ट पार्ट में हम कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपके लिए शुरू करूं केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट, उससे पहले यही कहूँगा कि रिकॉर्डेड क्लास का ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कोशिश है कि आपको वैसा ही अंडरस्टैंड हो टॉपिक जैसा कि लाइव क्लासेस में होता है। फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो मैं ये कहूँगा एक बार वीडियो पूरा ज़रूर देखें, बुक से पढ़ें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9875064369 पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो आइए इस लॉकडाउन में हमारी आज पहली क्लास जो है उसे शुरू करें, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। और सबसे पहले बात करें 8 से लिंक करते हुए हमारे नॉलेज को, जिससे 10th के इस लेसन में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको पढ़ना है फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। देखिए जो चेंजेस हैं इनको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ब्रॉडली 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। जब 7th 8th में आप पढ़ते थे तो आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के रूप में से पढ़ते थे। अब हम फिजिकल और केमिकल चेंज के नाम से पढ़ेंगे। तो देखिए फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में होने वाला वो चेंज या एनवायरनमेंट में होने वाला वो चेंज जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं होते, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और जनरली ऐसे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे बहुत सिंपल सी हम फिनोमेना की बात करें कि हमारे घर में लाइट्स हैं, हमारे घर में फैंस हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट और फैन जो है वो वर्किंग में आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी हम ट्यूबलाइट को ट्यूबलाइट कहते हैं, फैन को फैन कहते हैं जब वो चल रहे हैं वर्किंग में। और जब आपने स्विच ऑफ किया है उस वक्त भी आप ट्यूबलाइट को ट्यूबलाइट और फैन को फैन ही कहते हैं। यानी स्विच को ऑन ऑफ करने से आपका फैन फैन ही रहा, कोई नई चीज़ नहीं बना, और स्विच को ऑन ऑफ करने से आपकी ट्यूबलाइट या CFL ट्यूबलाइट या CFL ही रही, कोई नई चीज़ नहीं बनी। तो ये अपने आप में एक तरह का फिजिकल चेंज है। थोड़ा सा और जाए, एक नेचुरल फिनोमिना है कि वाटर, अर्थ जो है आप जानते हैं 2/3 पार्ट जो है अर्थ का उस पर वाटर है, और ये वाटर सनलाइट से वेपोराइज होता है और वेपोराइज होकर के ये वेपर में कन्वर्ट होता है, और वही वेपर फिर कंडेंस होती है, क्लाउड्स बनते हैं और रेन के रूप में वो वाटर बन के बाद में वापस से अर्थ पर आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा विंटर आती है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, तो वही वाटर आपका फ्रिज होकर के आइस में चेंज हो जाता है। तो इस फिनोमिना पे ध्यान दीजिए कि वाटर जो जनरली लिक्विड स्टेट में होता है, जब विंटर में टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और उससे आइस बन जाती है, या आप घरों में फ्रिज में उस वाटर को रख देते हैं उससे आइस बन जाती है, तो वाटर से आइस बनने में उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। जो लिक्विड था वो आइस बनते ही सॉलिड हो गया, और उसी वाटर को जब आप किसी बर्तन में रखते हैं और उसको आप हीट करते हैं तो ऐसे पोजीशन में उस वाटर से वेपर बन जाती है, और बनने वाली आपकी वेपर है वो जिस प्लेट से आपने आपके यूटेंसिल्स को कवर किया है उस प्लेट से टकरा करके, उससे स्ट्रक होकर के वो वापस से कंडेंस होती है और वाटर में चेंज हो जाती है। इसी तरह से आइस है, फ्रिज में से निकाल के आप बाहर रखिए, वो हीट होने से फिर वाटर में चेंज हो जाती है। मीन्स वाटर को कूल करके हम आइस बना सकते हैं, तो वाटर को हीट करके वेपर बना सकते हैं, वेपर की कंडेंसिंग से, कूलिंग से फिर वाटर बन जाता है, वाटर की कूलिंग से आइस बन जाती है, आइस की हीटिंग से वाटर बन जाती है। ये सब चेंजेस टेम्परेरी हैं।
और वाटर चाहे वाटर है लिक्विड स्टेट में, चाहे वो आइस है, चाहे वो वेपर है, उसका केमिकल कंपोजिशन होता है H2O। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में आपस में कंबाइन होकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। इसी तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप शुगर को, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये शुगर या सॉल्ट वाटर से वापस से सेपरेट भी किया जा सकता है। शुगर को क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हैं और सॉल्ट को वेपोराइजेशन के थ्रू आप अलग कर सकते हैं। आप सबको मालूम है कि सॉल्ट जो है वो जनरली सी वाटर से गेन किया जाता है। सी वाटर जो है उसकी क्यारियां बना दी जाती हैं जिनको आप लेगून्स कहते हैं, और उन लेगून्स में सी वाटर में से वाटर तो सनलाइट से वेपोराइज हो जाता है और सॉल्ट पीछे रह जाता है। तो सेपरेशन हो सकता है, यहाँ पर टेम्परेरी चेंजेस है, कोई नई चीज नहीं बनी है। इसी तरह से कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे आयरन के आर्टिकल्स हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कुछ देर के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये उनके टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, कोई उनके केमिकल कंपोजिशन में यहाँ चेंजेस नहीं होती, तो ये भी अपने आप में फिजिकल चेंजेस है। तो फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं, इनमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका आप आपके सेंस ऑर्गन, नोज है, आईज है, ईयर है, टंग है, स्किन है, इनके थ्रू पता लगा लेते हैं। जैसे आईज से आपको पता चलता है कि जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। नोज से आपको पता चल जाता है उसकी जो ऑड्यूर है, उसकी जो स्मेल है वो स्वीट है, पंजेंट है, आपको बेटर लग रही है या आपके लिए वो बेटर फील नहीं करवा रही है। कलर है, ये भी आपको आईज से पता चल जाता है। टेस्ट स्वीट है, सॉर है, पंजेंट है, इसके बारे में भी आपको सेंस ऑर्गन टंग से पता चल जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल चेंजेस क्या है, जहाँ पे सब्सटेंस की केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे वाटर से आइस या वाटर से वेपर बनने में केमिकल कॉम्पोजिशन H2O ही रहता है, केवल फिजिकल स्टेट्स चेंज होती है। कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ फॉर्म फिजिकल चेंजेस में नहीं हो रहा है। साथ ही ये चेंजेस टेम्परेरी हैं, मीन्स रिवर्सिबल चेंजेस हैं। अगर आपने उस कोर्स को रिमूव कर दिया जिसके कारण चेंजेस हुए, जैसे आइस को बाहर रखने से, हीट देने से वो लिक्विफाइड होकर वाटर में चेंज हो गई, उसको वापस आप कूल कर दीजिए, हीट मत दीजिए, तो ऐसी कंडीशन में फिर से क्या हो जाएगा, वाटर से आइस बन जाएगी। तो टेम्परेरी चेंजेस हैं। इनिशियल सब्सटेंस को आप रीगेन कर सकते हैं। जबकि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, पहले इसका एक एग्जांपल देखें। आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर दीजिए, क्या हम उस बर्न हुए सब्सटेंस को फिर से गेन कर सकते हैं? नहीं सॉरी, उस बर्न सब्सटेंस को हम फिर से गेन नहीं कर सकते। चाहे वो पेपर है, चाहे वो वुड है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, किसी भी चीज़ की आपने बर्निंग कर दी, तो बर्निंग करने के बाद वो चीज़ आपको फिर से उस ऐश से नहीं मिलने वाली है। इसी तरह से घर का बहुत सिंपल एग्जांपल देखिए, हमारे घरों में फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, कुछ दिनों तक पड़े रहने के बाद वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स क्या हो जाती हैं, वो स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, तो उनको फिर से गेन नहीं किया जा सकता है। फ्रूट आपका एक बार राइप हो गया, पक गया, तो वो फ्रूट भी फिर से आपके लिए जो है ऐसा नहीं होगा कि इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, अनराइपन फूड आपको फिर से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक इसी तरह से मिल्क से कर्ड बना लेते हैं, तो कर्ड से वापस मिल्क नहीं बनती है। तो इस मिल्क और कर्ड वाले एग्जाम्पल को ही आप समझ लीजिए कि होता क्या है, मिल्क जो है आप देखते हैं कि उसमें स्वीटनेस होती है, तो उसके स्वीटनेस का कोज है, उसमें शुगर होती है, उस शुगर को आप कहते हैं लैक्टोस। तो मिल्क में ये लैक्टोस शुगर होती है, इसी की वजह से हमारा जो मिल्क है वो स्वीट होता है टेस्ट में। तो जब इसमें रात को थोड़ा सा कर्ड मिलाया जाता है, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में जामुन कह देते हैं आप, तो उस कर्ड को जब इसको थोड़ा सा मिला देते हैं आप, तो सुबह क्या हो जाता है, यही मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। होता क्या है, वास्तव में इस कर्ड में बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया,
वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस मिल्क की लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। यानी जब मिल्क से कर्ड बनता है तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जबकि फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं हुआ था। तो देखिए, मिल्क से कर्ड बनने में लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बना, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, डेफिनेटली केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ। केमिकल कंपोजिशन चेंज होकर नया सब्सटेंस बना तो डेफिनेटली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। साथ ही यहाँ देखिए, कर्ड से आप वापस मिल्क को रीगेन नहीं कर सकते, यानी ये एक परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल है। तो यहाँ कर्ड से आपको मिल्क नहीं मिलता, तो जनरली इनिशियल सब्सटेंस आपको नहीं मिला है, इसलिए जनरली ये चेंजेस कैसे हैं, परमानेंट है। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे रस्ट लग जाती है, रस्टिंग होने के कारण होता क्या है, एक ब्राउनिश कलर की लेयर के रूप में आयरन जो है वो आयरन आर्टिकल से धीरे धीरे झड़ता जाता है, आयरन डिस्ट्रॉय होता रहता है, जिसे आप रस्ट कहते हैं। और डिस्ट्रॉय हो गया है, वो लेयर नीचे गिर गई, उसके बाद आपको उससे वापस रस्ट से आयरन नहीं मिलने वाला, तो ये भी एक केमिकल चेंजेस है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में सेट होता है, तो आप फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंसेस और इनके एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें जरूर लर्न करें। ये आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले पेपर में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। अब इस टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जैसा मैंने बताया 7th 8th में भी इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमने ली हुई है। अब आगे बढ़े, हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस की। तो इन केमिकल चेंजेस में देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं, एक इनिशियल सब्सटेंस जैसे मिल्क और एक फाइनल सब्सटेंस या फाइनल प्रोडक्ट जैसे कर्ड। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, किसी इनिशियल सब्सटेंस से कोई फाइनल सब्सटेंस बनता है। तो आपके लिए समझने की बात ये है कि केमिकल चेंजेस में इनिशियल सब्सटेंस से फाइनल सब्सटेंस बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको ही आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें जो इनिशियल सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, जो इसमें पार्ट लेता है, उसको आप कहते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, उस सब्सटेंस को आप कहते हैं रिएक्टेंट। और उस इनिशियल सब्सटेंस या रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से, उसमें कोई चेंजेस होने से जो नई चीज आपको मिलती है, उसको आप कहते हैं प्रोडक्ट। और इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की ये जो प्रोसेस है आपकी, इसी को आप नाम दे देते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, जो केमिकल रिएक्शन है क्या है, मैंने आपको बताया द सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल चेंजेस। सब्सटेंस जो केमिकल चेंजेस में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन इनिशियल सब्सटेंस को आप रिएक्टेंट कहते हैं। एंड द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंजेस आर नोन एज प्रोडक्ट, and the process by which reactant change into product is known as chemical reaction। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है, इसको भी फिर हम शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए फिर एक नई बात आती है, केमिकल इक्वेशन। क्या है केमिकल इक्वेशन? मैंने आपको कहा कि आपने कोल को, आपने पेट्रोल को, आपने डीजल को, आपने वुड को बर्न किया। हम जानते हैं इन सब में एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये सारे, इन सब में एक एलिमेंट होता है कार्बन। तो जब भी आप इन सबको बर्न करते हैं, तो इनमें प्रेजेंट जो कार्बन है, वो कार्बन रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, सॉरी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो आपको मालूम है एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन होती है, जो बर्निंग में हेल्प करने वाली गैस है। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन होती है और उसके थ्रू बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पर ये कहता है कि ये केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन हुए?
जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इसके थ्रू बना कौन, इसका प्रोडक्ट कौन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यहां पर ये कहता है कि इस केमिकल रिएक्शन को अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फॉर्मूलाज हैं, जो सिंबल्स हैं, उनके रूप में रिप्रेजेंट करें, यानी सिंबॉलिक representation of any chemical reaction is known as chemical equation. For example, carbon is represented by C and oxygen is represented by O2 and the product carbon dioxide is represented by CO2. Then this one is known as chemical equation. ये chemical equation है जहां सिंबॉलिक रूप में, फॉर्मूलाज के रूप में आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखा है और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है। तो फॉर्मूलाज के रूप में, सिंबॉलिक रूप में केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन को आप केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कैसे इस केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, इसको राइट कैसे करते हैं, कौन से स्टेप्स हैं, अब हम उनको सीखेंगे केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद कि केमिकल इक्वेशन के स्टेप्स क्या हैं जिनके थ्रू इन्हें राइट किया जाता है, हम उन्हें सीखेंगे। देखिए, वेरी फर्स्ट हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो चीजें हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन को लिखते समय हम लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट को लिखेंगे। जैसे अभी बहुत सिंपल एग्जांपल लिया कोल की बर्निंग की, तो उसमें प्रेजेंट कार्बन और उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, CO2। तो जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में जिस चीज को लिखना है वो है रिएक्टेंट, राइट साइड में जिसे लिखना है प्रोडक्ट। किसने प्रोडक्ट बनाया, रिएक्टेंट ने, इसलिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आप लगाते हैं एक एरो। तो इस एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट है। सेकंड बात में हमें ये कहता है, सेकंड स्टेप में ये कहता है कि अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मोर देन वन है तो आप उनके बीच में प्लस के साइन को यूज कीजिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है तो मैंने इनके बीच में प्लस का साइन यूज कर लिया। प्रोडक्ट मेरा सिंगल है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने इसे CO2 ही लिख दिया। लेकिन सपोज मेरे पास एक और रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी जो आप 8th में पढ़ते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में कास्टिक सोडा। ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और आपको सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर मिलता है। तब आप देख रहे हैं एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट है, 2 है तो बीच में प्लस का साइन, राइट साइड में प्रोडक्ट है, 2 है तो इनके बीच में भी आप क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट लिखिए, बीच में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एरो लगाइए। सेकंड स्टेप था कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मोर देन वन हो तो उनके बीच में प्लस के साइन को यूज कीजिए। थर्ड स्टेप में ये आपको ये कहता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास कंजर्वेशन का आपका लॉ है उसको फॉलो करती है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, ये कहता है इन ए केमिकल रिएक्शन द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी destroyed. In other words, in a chemical reaction, mass neither can be created nor can be destroyed. ना इसे क्रिएट किया जा सकता है ना इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मींस एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल ही होता है। देखिए आप, जैसे आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है सिंपल सी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन react with each other to form carbon dioxide। तो यहाँ कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 9th में हमें पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में से 6 इसका एटॉमिक नंबर था। इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, इसका एटॉमिक मास 8 का जस्ट डबल 16 होता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 16 2 जा 32 और 12 और 32 का टोटल हो गया
44। इधर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 12 प्लस वंस अगेन 2 into 16 देन 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। तो आप देख रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में जो कार्बन की बर्निंग से CO2 बना है, दोनों रिएक्टेंट के मास का टोटल और प्रोडक्ट के मास का टोटल 44 है। इट मीन्स यहाँ मास कंजर्व है, मास का कोई लॉस यहाँ पर नहीं होने वाला है, ना ही कोई बेनिफिट होने वाला है। अब एक केमिकल इक्वेशन और देखते हैं। एटमॉस्फेयर में 78% सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलती है नाइट्रोजन गैस, फॉर्मूला होता है N2। जब ये दूसरी गैस हाइड्रोजन H2 से रिएक्ट करती है तो एक तीसरी गैस बनती है NH3, जिसको हम कहते हैं अमोनिया। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से ये अमोनिया बन रही है। आप इस अमोनिया को देखिए, नाइट्रोजन जो है यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर 7 रखती है, तो इसका एटॉमिक मास 14 होता है। तो 2 एटम्स है तो 2 into 14 28 इसकी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। सिंगल एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम होते हैं। 2 1s are 2, देन 28 and 2 मिलके हो गए आपके कितने 30। ठीक है। अब आप देखिए इधर आपके पास अमोनिया है, तो इसमें एक नाइट्रोजन का एटम दिख रहा है 14, 3 हाइड्रोजन है 3 into 1 देन 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। तो इस केमिकल इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट के मास का टोटल 30 है, जबकि अमोनिया का मास 17 ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास का लॉस हो रहा है। तो केमिकल इक्वेशन का थर्ड स्टेप कहता है कि केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। यहाँ पर मास का कोई लॉस नहीं होता है, मास का कोई लॉस नहीं होता है। तो फिर इस इक्वेशन को देखने से लग रहा है मास का लॉस हो रहा है। तो थर्ड में ये कहता है कि केमिकल इक्वेशन को लिखते समय वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस से मतलब है कि उस केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड, उसके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका नंबर सिमिलर होना चाहिए। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड में कार्बन 1 है, राइट साइड में कार्बन 1 है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड में ऑक्सीजन 2 है। तो दोनों तरफ कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर क्या है, सेम है। यही कारण था कि इनका मास भी क्या था, सेम था। इधर देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 ही है। इधर हाइड्रोजन 2 है जबकि यहाँ 3 हो गए, यानी एक चीज का लॉस हो गया और दूसरी चीज इंक्रीज हो गई है। तो केमिकल रिएक्शन में केवल रीअरेंजमेंट होता है, 2 एलिमेंट से कोई तीसरा एलिमेंट पैदा नहीं होता है, नहीं बन जाता है। तो इसलिए ये आप ध्यान रखें यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में एटम्स का नंबर सेम होना चाहिए। तो इसको आप कैसे बैलेंस करें, इसके लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कीजिए। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जस्ट लाइक गैसिंग, कि हम गैस करते हैं। गैस करते समय आपको क्या करना है इस मेथड को यूज करते समय, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर केमिकल इक्वेशन में है तो आप पहले उन्हें भूल जाइए और सबसे पहले जो अदर एटम्स है उनको बैलेंस कीजिए। जैसे इस इक्वेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 तरह के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो आप नाइट्रोजन को पहले बैलेंस कीजिए। नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, इधर 1 है, तो आप यहाँ इस फॉर्मूले से पहले 2 लगाइए। ये 2 लगाते ही नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। जो 2 आपने लगाया है इसको कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा किसी भी फॉर्मूले से पहले आता है, और जिस भी फॉर्मूले से पहले ये आता है उससे पूरे फॉर्मूले के सभी एटम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब है यहाँ नाइट्रोजन भी 2 हो गया है और हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 हाइड्रोजन तो थे, 3 2 जा 6 हो गए हैं। जबकि आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अब नजर मारिए, लेफ्ट साइड में आपको हाइड्रोजन केवल 2 दिख रहे हैं। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाए 3 से, तो ये हो गया 3 2 जा 6। अब आप देखिए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 और इधर भी 3 2 जा 6 इक्वल हो गया है। ऐसे केमिकल इक्वेशन देखिए। पेट्रोल डीजल की मैं आपसे बात कर रहा था, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, ये सब हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर है।
जब आप फ्यूल के रूप में इनको बर्न करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो क्या होता है, इनमें प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कार्बन की सिंपलेस्ट कंपाउंड है, जो दो ही एटम्स होते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स के कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोकार्बन है। इसके नोमेनक्लेचर के बारे में हम 8th लेसन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे बात करेंगे। बर्न किया, बर्न करने का मतलब किसी भी चीज को बर्न किया यानी उसने एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हमेशा एक ही पोल्यूटेंट बनाता है जिसको आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलता है तो ये हमेशा वाटर का फॉर्मेशन करता है। देखिए हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन रखा है इसलिए, हाइड्रो मींस वाटर। तो वाटर को जो जनरेट करे, हाइड्रो को जो जनरेट करे वही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा ये इसके साथ जाकर के बनाएगा वाटर। ये केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गई। किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करना यानी बर्न किया, हमेशा दो चीज बनेगी, CO2 एंड वाटर। अब देखिए सॉरी, कार्बन लेफ्ट साइड में 3, देन राइट साइड में भी 1 है, 3 कीजिए, बैलेंस हो गया। अब आपके पास अदर आइटम्स तो बैलेंस हो गए। अब आप पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करें एंड देन लास्ट में आप ऑक्सीजन बैलेंस करें। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 8 है, और इधर कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन इधर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा कितना हो गया, 8। कार्बन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। अब लास्टली आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर देखिए 3 2 जा 6 एंड 4 1 जा 4, देन 4 एंड 6 10। तो इधर राइट साइड में ऑक्सीजन 10 है और लेफ्ट साइड में ओनली 2 है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो ये भी कितनी हो गई, 10। इस तरह से आप देखिए आपकी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आप चेक कर सकते हैं कि बैलेंस करने के बाद क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। चलिए ऊपर वाली से समझते हैं। ऊपर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक का एटॉमिक वेट 14 है तो 2 का 2 14, 14 2 जा 28। देन हाइड्रोजन 3 2 जा 6 है, एक का 1 है तो 6 का 6 1 जा 6, then 28 and 6 added then makes 34, and then 2 molecules of nitrogen having 1 atom of nitrogen means 2 molecules of ammonia having 1 atom of nitrogen 14 plus 3 1 ja 3, then 14 and 3 17 and 17 2 जा 34। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 17 था तो 2 का कितना हुआ 34 बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से थर्ड स्टेप में ये कहता है, फर्स्ट में कहा कि लेफ्ट में रिएक्टेंट, राइट में प्रोडक्ट लिखिए। सेकंड में कहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोर देन हो तो उनके बीच में प्लस के साइन को यूज कीजिए। थर्ड में कहा कि आपकी केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, उसमें दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। अब आगे थोड़ा इंप्रूव करते हुए ये आगे कहता है कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये भी अगर केमिकल इक्वेशन से मिल जाए तो बेटर है। तो जैसे कॉल है, वुड है, जिनमें कौन है आपका कार्बन है, तो जिनमें कार्बन है वो कॉल में कार्बन कैसे केस में है सॉलिड, तो उसकी फिजिकल स्टेट को आप ब्रैकेट में सॉलिड के लिए एस लिखिए। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में होती है तो ऑक्सीजन के लिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, गैस का G। इसी तरह से आप देखिए आपके पास CO2 आपको पता है ये भी क्या है, गैस ही है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ब्रैकेट में उनकी फिजिकल स्टेट को स्मॉल लेटर से शो करते हैं। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G। जैसे NaOH एक बेस है, लिक्विड स्टेट में होता है। HCl एक एसिड है, ये भी लिक्विड स्टेट में है। और इनसे NaCl सॉल्ट प्लस वाटर बना है, तो ये जो सॉल्ट बना है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो कोई चीज अगर किसी चीज में डिसॉल्व हो गई है, जो डिसॉल्व हो रहा है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें डिसॉल्व हुआ सॉल्वेंट, और वो मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर वो सॉल्यूशन वाटर में बना है
तो उस चीज को जनरली हम AQ का मतलब है एक्वास, एक्वागार्ड आपने सुना है, तो वाटर के लिए तो एक्वागार्ड मशीन यूज होती है। तो NaCl का सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व होके बना है, इसलिए इसको AQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्वास। इसका मतलब लिक्विड स्टेट ही है, यहाँ वाटर भी क्या है आपकी लिक्विड है। तो इस तरह से आपका फोर्थ स्टेप हुआ कि केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेडिक्ट में फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए स्मॉल लेटर में सॉलिड का S, लिक्विड का L और गैस का आपने G। अब आगे देखिए, जनरली केमिकल रिएक्शंस जो है आपकी वो इरिवर्सिबल होती है, चेंजेस परमानेंट होते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनता है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी है, जनरली वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि ऑलवेज ऐसा नहीं हो रहा है, अक्सर ऐसा होता है, ओपन ऐसा होता है। तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है अमोनिया। पता है नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है, यहाँ बनने वाली अमोनिया डिकम्पोज होकर आपको फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे सकती है, तो ये रिवर्सिबल है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसकी केमिकल इक्वेशन में हम डबल एरो को यूज करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एरो है वो बताता है कि रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। तो जो फर्स्ट एरो है ऊपर वाला, उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन को बताता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को बताता है, और जहां अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है, बैक साइड में डायरेक्शन में जाने लगी है रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को कहते हैं बैकवर्ड। तो आपका ऊपर वाला जो एरो है, हम रिवर्सिबल रिएक्शन को मैंने बताया डबल एरो से बताएंगे। ऊपर वाला फॉरवर्ड रिएक्शन को बताता है जहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और नीचे वाला बैकवर्ड को बताता है जहां प्रोडक्ट से वापस क्या बन जाता है, रिएक्टेंट। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताता है कि केमिकल इक्वेशन से कंप्लीट इंफॉर्मेशन तब मिले जब यहाँ पर उन सर्कमस्टांसेस का भी पता हो जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट हर सर्कमस्टांसेस में आपस में रिएक्ट नहीं करते। उसके लिए कोई डेफिनेट टेम्परेचर रेंज होती है, कोई डेफिनेट प्रेशर रेंज होती है, और कभी कभी किसी थर्ड सब्सटेंस जिन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं, आगे जिनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, मैं इसको बैलेंस कर दूं, रिएक्शन अपन बैलेंस कर चुके थे पहले। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, पता चल रहा है, फिजिकल स्टेट भी पता चल गई है। तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, वो टेम्परेचर अगर इस पे राइट कर दिया जाए, और हाई प्रेशर पर होती है, वो प्रेशर अगर इसमें एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में प्रेशर लिखते हैं, केल्विन में टेम्परेचर लिख देते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया से, देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है इस केमिकल इक्वेशन से कि नाइट्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी गैस हैं, बनने वाला प्रोडक्ट अमोनिया भी गैस है, और ये रिएक्शन 473 केल्विन और 500 atm प्रेशर पर ऑलमोस्ट टेक प्लेस होती है। और ये रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है आयरन। आयरन आपको पता है मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होती है, तो इस कैटलिस्ट को हम एरो पे लिखते हैं। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन इनके बीच में फास्ट होती है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एरो पर ही कैटलिस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर को लिखा जाता है। रिवर्सिबल के लिए आपने डबल एरो यूज कर ली है। तो ये केमिकल इक्वेशंस को लिखने के स्टेप हो गए। अब एक स्टेप और आता है, हमने एक और बात पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है या एनर्जी इमिट होती है। इसके बेसिस पे भी केमिकल रिएक्शन को 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक्सोथर्मिक, जहां थर्मल एग्जिट, हीट बाहर निकले, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय प्रोडक्ट तो बने ही, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकले, तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसा आपने 8th में भी पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होती है, वो एक्सोथर्मिक का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। इसी तरह से देखिए दूसरी होती है एंडो। एंडो मीन्स इन, जहां हीट इन हो यानी अब्सॉर्ब की जाए, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज तो होते हैं लेकिन
प्रोडक्ट में चेंज होते वक्त वो रिएक्टेंट क्या करते हैं, वो यहाँ से एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं। अगर आपके पास कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ में एनर्जी इमिट हो रही है, तो आपको क्या करना है, तो आपको प्रोडक्ट साइड में प्लस के साथ वो एनर्जी लिख देनी है, वो हीट लिख देनी है। तो उस हीट के रूप में वो एनर्जी निकलती है। तो प्लस के साइन के साथ अगर आपने प्रोडक्ट साइड में हीट को लिखा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हुई है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट को प्रोडक्ट के साथ प्लस में लगते हैं। इसका मतलब एंडो में क्या करेंगे, इसी हीट को प्रोडक्ट साइड में हम माइनस के साइन के साथ लिख देंगे। तो प्रोडक्ट साइड में माइनस के साइन के साथ हम हीट को लिखेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि अब ये एंडोथर्मिक है। ये केमिकल रिएक्शन को लिखने के स्टेप्स हुए। इसी में कैरेक्टर्स आ गए कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को लिखने का शॉर्टेस्ट मेथड है, जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्शन के रिवर्सिबल नेचर, उसके एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक होने, उसकी सर्कमस्टांसेस, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में भी हमें बताती है। सॉरी। अब आपके लिए एक और चीज जो समझने वाली है, फाइनल क्या है जो इससे पता नहीं चलता। दो बातें। एक, मुझे ये तो पता चल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, पर ये पता नहीं चल रहा कि बना रहे हैं या बना चुके हैं। यानी केमिकल इक्वेशन को देख के हम किसी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये नहीं पता चलेगा कि केमिकल इक्वेशन देखने से कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं। तो ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक है, फर्स्ट लिमिटेशन है कि केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती। सेकंड, इसमें जो रिएक्टेंट हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेस हैं, उनके एक्टिव मास, उनके कॉन्सेंट्रेशन की नॉलेज, उनकी इंफॉर्मेशन भी केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती। तो दो ड्रॉबैक हुई। फर्स्ट, रिएक्शन के कंप्लीशन की जानकारी नहीं मिलती, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और सेकंड, इससे क्या नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के साथ साथ ये भी पता नहीं चलता है कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास है क्या। ये कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास वर्ड है, इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें से 30 या 35 स्टूडेंट्स ही टीचर्स की बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, 15 गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन्होंने अंडरस्टैंड किया, क्लास के वो 35 स्टूडेंट ही क्या हैं, वो एक्टिव हैं। तो इसी तरह से किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के सभी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बाकी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में, उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को हम एक्टिव मास कहते हैं, उन्हीं को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, और वो ही डिसाइड करते हैं कि केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वो फास्ट होगी या स्लो। एक्टिव मास ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी, एक्टिव मास कम है तो रिएक्शन स्लो होगी। इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, क्या उसके राइटिंग के स्टेप्स हैं, क्या उसकी आपकी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या उसकी दो ड्रॉबैक्स थी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, अपना भी ध्यान रखिए और फैमिली का भी ध्यान रखिए। मैं भारत धिंगरा फिर आपसे मिलूंगा पार्ट 2 लेकर के। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल भारत धिंगरा साइंस टीचर पर। थैंक यू वेरी मच।